आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। वेलकम, आप हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में और आज का अंक लेकर आ गई है आपकी दोस्त शालिनी मित्तल। स्वीकार करिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज का दिन खास इसलिए है कि आज हम मनाते हैं स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, और यानी कि वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे। ब्लड डोनेशन यानी रक्तदान एक ऐसा महादान है जिससे किसी को नया जीवन मिल सकता है। समाज के एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सभी को रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं और कई बार हम इस कार्यक्रम के जरिए आपको वो बातें बता चुके हैं। इसके बारे में मिथ्स भी हैं जिसके बारे में हम कार्यक्रम कर चुके हैं। आज का हमारा कार्यक्रम एक अलग विषय को डील करता है। आज हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड डोनेशन फॉर प्लास्टिक सर्जरीज। जब प्लास्टिक सर्जरी की जाती है तो क्या जरूरत होती है ब्लड की, और ये जो स्वैच्छिक रक्तदान किया जाता है कैसे उस समय किसी की जान बचाने के काम आता है। ये सारी बातें हम तक और आप तक पहुंचाने के लिए हमारे स्टूडियो में पहुंच गई हैं हमारी आज की रेडियो डॉक्टर सुजाता साराभाई। आप कंसल्टेंट एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका। शुक्रिया शालिनी जी, और आपके सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। आज दिवस है स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, एक वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे। इसकी इम्पोर्टेंस क्यों इतनी ज्यादा है, ये मैं चाहूंगी कि एक डॉक्टर होने के नाते आप हमारे श्रोताओं से शेयर करें। देखिए, ऐसा होता है, कई बीमारियां होती हैं जिसमें कि पेशेंट का खून कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, या कई प्रकार की विभिन्न तरीके के ट्रॉमा होते हैं जिसमें कि पेशेंट का ब्लड लॉस होता है, जिससे उसमें खून की कमी आ जाती है। तो ऐसी हर परिस्थिति में मरीज को खून चाहिए होता है। अब जो खून है वो एक ऐसी चीज है जो हम बाजार से नहीं खरीद सकते हैं। किसी जानवर का खून नहीं, इंसान का ही खून देना पड़ेगा। तो इसीलिए हर मरीज, उस मरीज के लिए किसी और इंसान को ही खून अपना देना पड़ेगा, चाहे वो तुरंत उसी समय दे दें, चाहे वह पहले से जमा करके रख दें, जिससे कि जब भी किसी मरीज को जरूरत है खून की तो उसका ग्रुप मैचिंग करके उसको वो खून उस समय अवेलेबल किया जा सके। और इसी से नाम पड़ा ब्लड बैंक, क्योंकि हमने आपने कहा जमा भी किया जा सकता है। हाँ जी, जैसे बैंक ऑर्डिनरी बैंक होता है, सभी लोग अपना पैसा जाके जमा करते हैं, इसीलिए कि जब जरूरत पड़े तो आप बैंक से पैसा निकाल सके। इसी तरीके से अलग अलग तरीके के बैंक है, जिसमें से एक ब्लड बैंक है जिसमें आप खून जमा करते हैं और जरूरत पड़ने पर आपको पेशेंट के लिए खून मिल जाता है। और ऐसे ही हमारा स्किन बैंक भी है जो हम प्लास्टिक सर्जन यूज करते हैं, जिसमें कि हम चमड़ी का डोनेशन लेते हैं मृत व्यक्ति से, और उस चमड़ी को प्रोसेस करके स्टोर किया जाता है। और जब भी किसी जले हुए या किसी भी क्षतिग्रस्त मरीज को चमड़ी की जरूरत पड़ती है तो उस चमड़ी को बैंक से लिया जा सकता है और उनके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसी तरीके से आई बैंक है जिसमें कॉर्निया स्टोर किया जाता है, और जिसका कॉर्निया खराब हो जाता है उसके लिए वो यूज करते हैं। आजकल बड़े अलग अलग तरीके के भी बैंक आए हैं, जैसे कि बोन बैंक हैं और बाकी टिश्यू बैंक्स भी हैं। तो बैंक ही रहता है जी, और सबका उद्देश्य यही है कि किसी तरह से भी अगर हो सके तो जान बचे। और ये सब जो दान है, ये ब्लड को छोड़कर सारे दान मृत्यु उपरांत लिए जाते हैं। हाँ जी, कुछ है जैसे कि पेशेंट डिक्लेयर नहीं किया जाता है, बट है पूरे चांसेस कि वो बचाया नहीं जा सकेगा, ब्रेन डेड भी कहते हैं, जिनको ब्रेन डेड डिक्लेयर किया जाता है। ऐसे मरीजों से ऑर्गन्स लिए जाते हैं जिनको के तुरंत उनसे लेके और दूसरे पेशेंट में तुरंत ऑपरेशन से जोड़ दिया जाता है ताकि वो काम करने लगे। लेकिन जो मृतक शरीर से लिया जाता है उसमें आपका चमड़ी है, जिसे कि स्किन डोनेशन बोलते हैं, और दूसरा आई का डोनेशन है या हड्डी का डोनेशन है। जी जी, बिल्कुल। तो श्रोताओं, आपने सुना कि आज हम बात करेंगे कि प्लास्टिक सर्जरी जब की जाती है तो उसमें ब्लड डोनेशन किस तरह से काम आता है। और डॉक्टर सुजाता साराभाई हमारे साथ रहेंगी इस कार्यक्रम में। कंसल्टेंट एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में। अगर आप मैडम से कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप फोन के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं। फोन नंबर हमारे वही पुराने वाले, मैं रिपीट कर रही हूँ, 011-2342-1080, 2342-1082। अगर आप व्हाट्सएप से हमें मैसेज भेजना चाहेंगे तो भी नंबर वही है जो रोज रहता है, 9868107070। हमारे साथ हमारे श्रोता जुड़ गए हैं डॉक्टर साहब फोन लाइन पर, आइए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार। धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार जी। मेरे छोटे छोटे 2 प्रश्न है, 3।
जी, कि बताएं। जिससे कि अगर ब्लड डोनेट कर देता है और उसके बाद अगर उसी के किसी सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदार में ब्लड की जरूरत पड़ती है, वो अगर उसी दानकर्ता को वापिस ब्लड मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। दूसरा सवाल ये है, प्लास्टिक सर्जरी अगर हुई हो तो जिसकी अपनी ही चमड़ी लगाई जाती है, जैसे कि उसको चमड़ी कितने टाइम तक सेफ रहती है, कभी कितने साल के बाद कुछ उसमें परेशानी आती है, जैसे एलर्जी, खुजली होना। और तीसरा एक छोटा सा लास्ट सवाल है कि अगर कान डैमेज हो जाए और कान की जो हड्डी अगर ली जाती है, कहते हैं कि पसली में से निकाल के ली जाती है, कहाँ से निकाल के हड्डी कान की बनाई जाती है या नाक की बनाई जाती है, तो कहाँ से बनाई जाती है? ये मेरे 3 सवाल हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम बता रही हैं आपको। पहला तो आपने सवाल पूछा कि खून जो है, रक्तदान अपने अगर आपने किया है तो अगर आपका कोई भी फ्रेंड या रिलेटिव किसी को खून की ज़रूरत पड़ती है, अगर आपने कहीं सरकारी अस्पताल में ब्लड डोनेट किया है या रेड क्रॉस में किया है, तो वो आपको एक कार्ड देते हैं डोनेशन का, और वो जो कार्ड है वो जनरली 1 साल के लिए वैलिड होता है। और उस टाइम में अगर आपके किसी रिश्तेदार को या दोस्त को इसकी ज़रूरत पड़ती है तो आप उस कार्ड से उस खून का इस्तेमाल अपने रिलेटिव या दोस्त के लिए कर सकते हैं। दूसरा आपका सवाल था कि जले हुए पेशेंट की चमड़ी, जला हुआ अगर पेशेंट होता है और उसको उसकी चमड़ी लगाई जाती है, तो ऐसे में कायदे से अगर पेशेंट की खुद की चमड़ी लगाई गई है तो आगे जाके उसे कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी खुद की चमड़ी लगाई गई है। लेकिन उस चमड़ी का उसको ध्यान काफ़ी टाइम तक रखना पड़ सकता है, क्योंकि वो चमड़ी सूखी होती है। अगर उस चमड़ी का ध्यान नहीं रखेंगे, सूखेपन को दूर करने के लिए तेल की मालिश और मॉइस्चराइजर्स, क्रीम वगैरह नहीं लगाएंगे, तो हो सकता है कि उस चमड़ी में कुछ क्रैक आ जाए या कोई घाव बन जाए, जिसका कि फिर इलाज किया जा सकता है, लेकिन ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आती है पेशेंट को। तीसरा आपने सवाल किया कि अगर कान कट जाए या कान में कोई चोट लग जाए, हड्डी वहाँ की गायब हो जाए, या नाक की कोई हड्डी टूट जाए या गायब हो जाए, तो उसमें हम जो हड्डी इस्तेमाल करते हैं वो पसली से लेते हैं पेशेंट की। ये सही बात है। ये सही बात है। जी जी। तो बहुत अच्छी जानकारी आपके माध्यम से हमारे सभी श्रोताओं तक पहुंची। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मवीर जी प्रश्न करने के लिए। तो अपने श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि आज हम ब्लड डोनेशन पर भी बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ ब्लड डोनेशन किस तरह से ज़रूरी है प्लास्टिक सर्जरीज का के ऑपरेशंस के लिए, सर्जरीज के लिए, ये हमें बता रही हैं डॉक्टर सुजाता साराभाई। डॉक्टर साहब, आप एक सर्जन हैं और बहुत सारी बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरीज आप कर चुकी हैं, आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, तो ये बताइए कि जब ये सर्जरी की जाती है तो किस तरह से इसकी प्लानिंग की जाती है और किस तरह से ये आकलन किया जाता है कि कितना ब्लड इसमें ज़रूरत होगी, और कैसे फिर प्रोक्योर किया जाता है? देखिए, एक होता है इमरजेंसी रिक्वायरमेंट ब्लड का, और एक होता है कि हम कोई रूटीन सर्जरी कर रहे हैं, उसके लिए खून की ज़रूरत पड़ेगी। तो इमरजेंसी सर्जरी तो इमरजेंसी किसी भी समय आ सकती है, जिसमें कि पेशेंट जल सकता है, या पेशेंट कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे कि या तो उसके शरीर की हड्डियां टूट जाती हैं जिसमें कि ब्लड लॉस होता है, या कि अगर एक्सीडेंट के कारण या चोट लगने के कारण काफ़ी सारी शरीर की चमड़ी हट जाए तो उसमें बहुत बड़ा जख्म बनता है, उसमें भी खून काफ़ी लॉस होता है। या फिर अगर अंदरूनी चोट होती है एक्सीडेंट के कारण, जिसमें लिवर, स्प्लीन वगैरह की इंजरी हो जाती है, जिससे कि खून का लॉस काफ़ी हो जाता है। तो ये कुछ सिचुएशंस हैं जिसमें कि मरीज को रक्त की ज़रूरत पड़ती है, और ये इमरजेंसी सिचुएशन है। और उस समय डिपेंडिंग के बॉडी के किस हिस्से में चोट लगी है, उसके हिसाब से हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि पेशेंट को कितने यूनिट ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ तक रूटीन सर्जरीज का सवाल है, रूटीन सर्जरीज कुछ होती हैं जिसमें के लिए हम लोग सोचते हैं कि शायद ब्लड की आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए हमें रक्त की मतलब ज़रूरत पड़ सकती है, तो हमें उसका अरेंजमेंट करके रखना होता है सर्जरी से पहले। बट ज़रूरी नहीं है कि ज़रूरत पड़े, लेकिन उसके लिए हमें तैयारी करके रखनी पड़ सकती है। जी बिल्कुल। और हमारे कई श्रोता भी हमसे पूछ रहे हैं मैसेज के माध्यम से। शिव लिख रहे हैं हमें मेरठ से, खून की कमी के लिए क्या लक्षण हैं और इसे हम कैसे इस समस्या को दूर कर सकते हैं, और कैसे पहचानें कि हमारे शरीर में खून की कमी है? ये आज के टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है मैडम, पर अगर आप चाहें तो कुछ बताएं। हाँ, लेकिन देखिए, अगर कभी भी खून की कमी होगी तो सबसे पहला आपको जो लक्षण दिखेगा, ये मरीज जो है बड़ा सफ़ेद सफ़ेद सा दिखेगा। फिर मरीज को बड़ी कमज़ोरी महसूस होगी।
थोड़ा बहुत चलना या काम करने पर ही मरीज थक जाएगा जी। ये एक दूसरी चीज है। बाकी पैरों में सूजन आ जाना या और किसी प्रकार का बार बार बॉडी में इन्फेक्शन होना, ये सब चीजें इंडिकेट करेंगी कि हो सकता है कि खून की कमी हो। जी। और एक जो जुड़ती है बात इनके मैसेज से मुझे याद आया कि खून की जिनको अंदर कमी है ऑलरेडी, वो रक्तदान नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल है ना। तो कौन कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, क्योंकि आज हम इस पर भी बात कर रहे हैं कि रक्तदान कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। एक्चुअली हम आज ये प्रमोट करना चाहते हैं कि हमारे श्रोता जो इस कार्यक्रम से जुड़े वो रक्तदान करें, क्योंकि आज स्वैच्छिक रक्तदान दिवस भी है। तो बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हमारी श्रोताओं की होगी। मैं वो भी अनुरोध करूंगी कि हमारे जो श्रोता कार्यक्रम सुन रहे हैं, किस तरह से आपको मोटिवेशन मिला। अगर आप रक्तदान कर रहे हैं ऑलरेडी, तो आप हमें अपनी स्टोरी बता सकते हैं शॉर्ट में, और हम उसको पढ़ सकते हैं यहाँ पर सबके सामने, क्योंकि वो एक मोटिवेशनल स्टोरी, सक्सेस स्टोरी रहेगी। किस तरह से आपके रक्तदान के लिए आप मोटिवेट हुए और किस तरह से आपने किसी की जान बचाई। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि कौन रक्तदान नहीं कर सकता है। देखिए, कोई भी इंसान जो कि 18 से 60 साल की उम्र के हैं वो रक्तदान कर सकते हैं। इसका मतलब बच्चे नहीं कर सकते और बड़े बूढ़े नहीं कर सकते। अगर किसी का हीमोग्लोबिन 12-12.5 ग्राम से कम है, वो लोग भी रक्तदान नहीं कर सकते। अगर किसी को शारीरिक रूप से कोई भी मेजर इलनेस है, हार्ट की इलनेस है, दिल की बीमारी है, या अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन है बॉडी में, तो वो रक्तदान नहीं कर सकते हैं। तो मेजर तो यही है कॉन्ट्राइंडिकेशन, जिसमें के लोग मतलब उनसे रक्त नहीं लिया जा सकता है। जी। और रक्त लेने के समय रक्त की जांच भी की जाती है और उसमें देखा जाता है कि कोई ऐसी चीज तो नहीं है। मरीज का वजन चेक किया जाता है। 45 किलो से कम अगर कोई वजन है किसी का, या 150 किलो से ज्यादा है, तो ये लोग भी रक्तदान नहीं कर सकते, क्योंकि फिर इनको प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। तो मेन यही है कि अगर आपका वजन 45 किलो से ऊपर है, आप 18 और 60 वर्ष की उम्र के बीच के हैं, आपका हीमोग्लोबिन कम से कम 12 ग्राम है मिनिमम, ये सब चीज चेक की जाती है, और आपको कोई मेजर बॉडी की प्रॉब्लम नहीं है, जो कि आपको पता होना चाहिए। जी बिल्कुल। कोई इन्फेक्शन नहीं है। जी। एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं जयकिशन अग्रवाल साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बात कर रहा हूँ। जी जी बताएं। आपको नमस्कार करता हूँ, डॉक्टर साहब को भी करता हूँ। जी नमस्कार। नमस्कार। कहते हैं कि जीते जी रक्तदान और मृत्यु के पश्चात नेत्रदान मैं बहुत कराता हूँ, ब्लड कैंप भी लगाए हैं। लेकिन अब मेरा ये कहना आपसे है कि अगर फर्ज कीजिए सफदरजंग हॉस्पिटल में ही मेरे को जरूरत पड़ गई प्लास्टिक सर्जरी की, तो आप ये कहते हैं कि साहब आप अपने रिश्तेदार का ब्लड दीजिएगा, अपना ब्लड दीजिएगा, अपने बेटे का दीजिएगा, हम ब्लड बाजार का मानेंगे नहीं, चाहे लॉयंस क्लब हो चाहे कोई भी हो। तो जितना ये ब्लड डोनेशन में आता है वो ब्लड कहाँ जाता है? वो जब हमें मिलेगा नहीं तो उसका फायदा क्या है? नंबर एक। नंबर दूसरा, जो प्लास्टिक सर्जरी में गाल की बात करूंगा, मेन गाल की बात करूंगा, अगर जल जाता है और आप उसकी प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, तो क्या उसका साबुन से मुंह रगड़ने से या कोई केमिकल लगाने से या शैम्पू से नहाने से क्या उसके गाल सुरक्षित है, या उसके गाल पे कोई इन्फेक्शन हो सकता नहीं हो सकता? ये मेरा क्वेश्चन है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुनिए, डॉक्टर साहब हमको बता रही हैं। देखिए, ऐसा है, जितने सरकारी अस्पताल हैं, हर सरकारी अस्पताल में उनके अपने ब्लड बैंक होते हैं, और अपने ब्लड बैंक से दिया गया ब्लड जो है उनका पूरी तरीके से सुरक्षित है, क्योंकि वो हर तरीके की उसमें जांच करते हैं इन्फेक्शन के लिए। केवल पेशेंट को एग्जामिन करने से नहीं, रक्त को एग्जामिन करने से भी पता लगता है कि उसे कुछ सिवियर इन्फेक्शन तो नहीं है, जैसे कि हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी या HIV, एड्स या सिफिलिस वगैरह। तो ऐसे इन्फेक्शंस जो हैं वो हॉस्पिटल अपने लैब में जांच करके जब ही उस ब्लड को रिलीज करते हैं पेशेंट के यूज़ के लिए। अगर आप किसी प्राइवेट ब्लड बैंक से लाएंगे तो पहली बात तो आवश्यकता पड़ती नहीं है, क्योंकि हमारे ब्लड बैंक में एडिक्वेट ब्लड होता है, वॉलंटरी डोनेशंस भी होते हैं। बाहर के ब्लड बैंक के लिए हम मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते कि वो कौन से ब्लड बैंक से आया है, और जो बाहर के ब्लड बैंक्स हैं वो लोग जनरली प्राइवेट हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम जिनके पास के अपना ब्लड बैंक नहीं है, वहाँ पे वो लोग ब्लड सप्लाई कराते हैं वहाँ के मरीजों के लिए। जी। और इनका एक और प्रश्न था कि गाल की अगर प्लास्टिक सर्जरी अगर गाल जल जाता है
तो जले हुए जख्म पे तुरंत तो पानी जलने के समय लगाया जाता है, जिससे कि जलने की जो डेप्थ है वो कम हो जाए। और उसके बाद जो जख्म होता है, जख्म को डेली आपको साबुन पानी से रगड़ना नहीं होता है। कुछ जख्म होते हैं जैसे चेहरे वहरे पे होते हैं, चेहरा धोने से साफ हो जाता है, उसके बाद उस पे मल्लम लगाया जाता है। लेकिन हाँ, किसी भी शैम्पू या साबुन से उसको रगड़ा नहीं जाता है जब तक कि जख्म पूरी तरीके से भर ना जाए। लेकिन हाँ, पानी या सेलाइन जिससे भी आप धो सकते हैं, जिससे कि अगर वहां पे कुछ गंद लगा है वो साफ हो जाए, तो वो अलाउड होता है। एक बार जख्म भर जाता है तो उसके लिए आप फिर फेस पे कुछ भी लगा सकते हैं। जी, एक और श्रोता। हेलो जी। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। डॉक्टर जी सुजाता जी को, मैडम को नमस्कार मेरी तरफ से। नमस्कार। हाँ जी, मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ। जी, अपना परिचय दे दें। जी, मेरा नाम अमर चड्डा है, दिल्ली इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी अमर जी, बताएं आपका प्रश्न क्या है। मेरा प्रश्न ये है, जैसे कि रक्तदान होता है और किसी को चढ़वाना पड़ जाए, तो उसका पता कैसे लगेगा कि भाई ये अच्छा है या खराब है, इसका पता कैसे लगेगा? तो अभी डॉक्टर साहब बता ही रही थी कि किस तरह से उसको टेस्ट करके रखा जाता है। और कोई प्रश्न है आपका? जी, जैसे कि किसी का हाथ पे कोई फ्रैक्चर हो जाए या मुंह पे कोई फ्रैक्चर हो जाए, उसकी प्लास्टिक सर्जरी कैसे करवानी पड़ती है? देखिए, अगर किसी का भी फेस के चेहरे की हड्डी का फ्रैक्चर हो जाए तो जनरली प्लास्टिक सर्जन्स ही उसका इलाज करते हैं। और आप कोई भी हॉस्पिटल में जा सकते हैं, सरकारी में, प्राइवेट में, जहाँ पे भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, वहाँ पे प्लास्टिक सर्जन्स अवेलेबल होंगे, वो चेहरे की हड्डी को फिक्स कर देते हैं। अगर किसी हाथ या पैर की हड्डी टूट जाती है तो उसका इलाज जनरली ऑर्थोपेडिक सर्जन जाके हड्डी के डॉक्टर करते हैं, और वो भी हर अस्पताल में यूजुअली अवेलेबल होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए अमर जी। और हमारे एक श्रोता हैं, इन्होंने अपनी बात लिखी है। जैसे मैंने कहा कि हम चाह रहे हैं कि आज हमारे श्रोता जो है वो हमें बताएं कि किस तरह से वो इस ब्लड डोनेशन कैंप्स में जाते हैं, तो कैसे डोनेट करते हैं और किस तरह से मोटिवेट होते हैं, और बाकी लोगों को भी वो मोटिवेशन प्रदान करें। तो हमारे ये श्रोता है, इन्होंने लिखकर भेजा है, मैं नरेंद्र श्रीवास्तव शायद लिखा है, पटियाला से। इन्होंने लिखा है कि मैडम, मैंने एक फॉर्म भर दिया है और मैंने अपनी पूरी बॉडी को मृत्यु के बाद दान करने का फैसला किया है। स्किन, हड्डियां, दिल, गुर्दा, ये सारे मैंने दान करने का फैसला किया है। ये तो बहुत ही अच्छी चीज की है आपने नरेंद्र जी, और इससे बड़ा दान तो मेरा ख्याल कुछ भी नहीं हो सकता है। जी, बहुत सारे लोगों की जान बचाएंगे तो लोग बहुत दान करते हैं, लेकिन मरणोपरांत भी अगर आप अपने शरीर का अंग दान करें और ऑर्गन डोनेशन करें तो इससे कई जानें हैं जो बच सकती हैं। जी, और ऐसी ही एक बात लिखकर भेजिए देवदत्त जी ने पारसोलिया से। लिख रहे हैं कि आप दोनों डॉक्टर्स को मेरा सादर प्रणाम। बहुत नाइस टॉपिक आज आपने लिया है, बहुत सुपर प्रोग्राम चल रहा है। और मैंने भी खून मैं देता रहता हूँ, मैंने कई बार दिया है, और भगवान ना करे, इन्होंने लिखा है कि किसी को जरूरत पड़े, पर मैं हमेशा तैयार हूं देने के लिए। ये बहुत ही तो अच्छा, ये भी बहुत अच्छा लगा ये सुन के। जी बिल्कुल। और इस तरह से अगर हमारे श्रोता स्वैच्छिक रक्तदान करते रहेंगे तो हमें नहीं लगता कि रक्त की कमी के कारण किसी की जान जाए। बिल्कुल। जी, एक छोटा सा प्रश्न किया है ये दिनेश शर्मा जी ने शिमला झुंझुनू राजस्थान से, कि मैम, किचन में काम करते समय यदि उंगली या हाथ जल जाए तो प्राथमिक उपचार क्या करें? देखिए, अगर किचन में काम करते समय छोटा मोटा जल जाता है, अगर खाना पकाते समय या कुछ गर्म चीज लग जाए या गर्म पानी या गर्म चाय या तेल गिर जाए, तो तुरंत शरीर के उस हिस्से को आप मतलब नलका खोल के पानी चला दें और पानी के नीचे उस अंग को रख दें तकरीबन 10 से 15 मिनट, जब तक कि उसकी थोड़ी जलन कम नहीं हो जाती। इससे एक तो जलन कम होगी और दूसरा जो सुपरफिशियल बर्न है वो डीप नहीं होगा। और जब एक बार जलन कम हो जाती है उसके बाद उसको एक साफ कपड़े से ढक के, अगर ज़्यादा जला हुआ है तो नज़दीक के किसी भी डॉक्टर के पास आप जाएं, और अगर छोटा मोटा जला हुआ है तो कोई भी एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट जो होते हैं आपके पास घर पे हमेशा कोई ना कोई पड़ा ही होता है, आप उस पे वो अप्लाई कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। और ये भी बहुत काम की जानकारी है, क्योंकि ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, तो आप ध्यान रख सकते हैं। और आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। और आप अगर कुछ प्रश्न करना चाहते हैं आज के कार्यक्रम से संबंधित, रक्तदान से संबंधित, और रक्तदान की आवश्यकता क्यों पड़ती है प्लास्टिक सर्जरी में, आपके कोई प्रश्न है तो आप हमें फोन करिए, आप हमें मैसेज करिए। सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर शालिनी मित्तल के साथ।
आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आप ही कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, और रेडियो डॉक्टर में आज बात हो रही है ब्लड डोनेशन और प्लास्टिक सर्जरीज पर। हमारे साथ हमारी रेडियो डॉक्टर डॉक्टर सुजाता साराभाई, कंसल्टेंट एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी, सफदरजंग हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। तो डॉक्टर साहब, एक श्रोता वेट कर रहे हैं, पर इनसे बात कर लेते हैं। फोन लाइन पर हैं। हेलो जी। शालिनी मैम को तो शालीनता से ही नमस्कार। जी नमस्कार। और डॉक्टर साहिबा को भी नमस्कार। नमस्कार जी, मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ, करमपुरा दिल्ली से ही। उम्र मेरी 48 वर्ष है और 70, 75, 80 के आसपास केजी के आसपास एज है। अब मैम मेरे 2-3 छोटे छोटे सवाल है। पहला सवाल ये है कि किसी इंसान को कैसे पता चले कि उसके शरीर में आवश्यकता से ज्यादा ब्लड हो गया है और उसको क्या हो सकते हैं और उसको जो है ब्लड डोनेट करना चाहिए। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो है ये आप कैसे पता लगा, अगर आपके सामने किसी इंसान का या जानवर का पहुंच जाए तो आप कैसे पता लगाएंगे इंसान का जानवर का ही ब्लड है? आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं आ रही है राजेंद्र जी, आप दोबारा कोशिश करें। आपके 2 क्वेश्चन सुन चुके हैं और आपकी आवाज पहुंच नहीं रही है, बहुत ब्रेक होके आ रही है। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा भी हो सकता है जैसे ये राजेंद्र जी बोल रहे हैं कि ब्लड ज्यादा हो जाए और उसको डोनेट करने की जरूरत लगे आदमी को? नहीं, जैसे ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो ब्लड की क्वांटिटी है बॉडी में वो फिक्स्ड है। हाँ, जी। वो तकरीबन 5 लीटर के करीब है और उसमें जैसे मैंने आपको बताया पानी की मात्रा होती है और बाकी सेल्स होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि किसी का खून ज्यादा है और वो खून दे सकता है। ऐसा कुछ तो नहीं। जो भी स्वस्थ इंसान है वो खून को डोनेट कर सकता है, क्योंकि खून ज्यादा नहीं लिया जाता और जितना भी लिया जाता है वो कुछ ही दिनों में रिप्लेस हो जाता है। तो लगभग कितना खून एक बार में लिया जाता है? इट्स तकरीबन 450 ml। तो मतलब आधे लीटर से कम। कितने समय में वो फिर अपने आप को उसकी पूर्ति कर लेता है शरीर? देखिए, जो फ्लूइड पार्ट है वो तो आप पानी वानी पिएंगे, जूस पिएंगे, वो तो एक आध दिन में रिस्टोर हो जाता है। और बाकी जो सेल्स हैं वो जितने सेल्स इतने खून में निकलते हैं वो 2 हफ्ते के अंदर रिप्लेस हो जाते हैं और किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं आती है जो भी ब्लड डोनेट करता है खून डोनेट करने से। डॉक्टर साहब, बहुत सारे हमारे ऐसे भी श्रोता होंगे जो कार्यक्रम सुन रहे हैं, वो जानना जरूर चाहेंगे कि ये जो ब्लड बैंक्स होते हैं और ब्लड डोनेशन किया जाता है तो इनको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? 2-3 तो आपने बताए कि जैसे सर्जरी में आप इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक सर्जरी में, इसके अलावा और कहाँ कहाँ इनको इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें कि इंसान को रेगुलर ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, जैसे हीमोफीलिया के पेशेंट्स हैं या फिर उसके हैं थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं। तो इनके लिए तो कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि वॉलंटरी कैंप्स लगा के और ब्लड अरेंज करके भी रखते हैं, क्योंकि इन पेशेंट्स को बहुत फ्रीक्वेंटली ब्लड चाहिए होता है। तो ट्रॉमा तो एक हुआ कि वंस इन अ वाइल कभी किसी को चाहिए होगा, लेकिन इन पेशेंट्स की तो पूरी जिंदगी ब्लड डोनेशन चलती है, मतलब ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, तो इन्हें तो रेगुलरली चाहिए ही चाहिए। और इन्हीं पेशेंट्स के लिए मेनली ये जो वॉलंटरी डोनेशंस होती हैं ये यूज होते हैं। जी। फिर डेंगू का सीजन आता है, डेंगू के सीजन में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, प्लेटलेट्स की मात्रा को रिप्लेस करना होता है, तो उसके लिए भी हमें बहुत सारे पेशेंट्स के से ब्लड लेके हम जब प्लेटलेट्स निकालते हैं तो वो प्लेटलेट्स फिर ट्रांसफ्यूज किया जाता है जरूरत पड़ने पर। जी। तो ये कुछ और मतलब इंस्टेंसेस हैं जिसमें कि रक्त की जरूरत पड़ती है रेगुलरली। और जैसे रक्त की हम जब बात करते हैं तो ये भी होता है कि जब हम एक आदमी डोनेट करता है तो ये कहा जाता है कि वो एक इंसान की मदद नहीं करता, वो कई इंसानों की मदद करता है। तो ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, रक्त में एक होता है पानी का हिस्सा जिसे कि प्लाज्मा कहा जाता है और बाकी होते हैं उसमें सेल्स, जिसमें कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स होते हैं। तो जब ब्लड लिया जाता है तो फिर कुछ ब्लड का सेग्रीगेशन किया जाता है इनटू प्लाज्मा, रेड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो अगर किसी को प्लेटलेट्स की जरूरत है तो वो प्लेटलेट्स उस पेशेंट को दिए जाते हैं। अगर किसी को कॉन्सेंट्रेट चाहिए होता है, ब्लड कॉन्सेंट्रेट जैसे कि रेड ब्लड सेल कॉन्सेंट्रेट, तो उनको केवल रेड ब्लड सेल्स दिए जाते हैं। और जिनको प्लाज्मा चाहिए, जो कि ना केवल रक्त को रिप्लेस करने के लिए चाहिए होता है बल्कि हाइपोप्रोटीनीमिया वगैरह अलग कंडीशंस में भी चाहिए होता है, वो उनके लिए यूज होता है।
और फिर है होल ब्लड, जिसमें के सारे कंपोनेंट्स इकट्ठे हैं। तो अगर एक्यूट लॉस होता है, एकदम से किसी चोट के कारण या एक्सीडेंट के कारण ब्लड लॉस होता है, तो उसमें होल ब्लड की जरूरत पड़ती है। और जो क्रॉनिक अनीमिया के पेशेंट्स होते हैं, कई बार कैंसर के पेशेंट्स होते हैं या और क्रॉनिक इलनेसेस के पेशेंट होते हैं जिनमें के खून की मात्रा कम हो जाती है, तो उसमें कई बार हमें पैक्ड सेल्स देने पड़ते हैं। तो जैसे प्लास्टिक सर्जरी की बात कर रहे थे हम, तो प्लास्टिक सर्जरी में किस तरह का ब्लड का कौन सा कंपोनेंट आप यूज करते हैं? प्लास्टिक सर्जरी में तो ज्यादातर हम लोग होल ब्लड ही यूज करते हैं। कुछ होते हैं जैसे जले हुए से पीड़ित जो मरीज होते हैं जिनका ट्रीटमेंट लंबा चलता है, उसमें कई बार हमें सेल कॉन्सेंट्रेट की जरूरत पड़ती है। जी, हमारे पास मैसेज भी आए हैं। कामत लिख रहे हैं दिल्ली से, 36 इयर्स इनकी एज है, और ये लिख रहे हैं कि खून की कमी कैसे दूर करें ताकि खून डोनेट कर पाएं। मेरे बच्चों में खून की कमी है और मुझ में भी। देखिए, मेरे ख्याल से सबसे पहले आपको इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए, डॉक्टर को दिखा के। आपके हीमोग्लोबिन लेवल्स अगर कम हैं आप में भी और बच्चों में भी, तो बशर्ते आपको मतलब सारा इन्वेस्टिगेशन करा के देखना चाहिए कि कोई क्रॉनिक इलनेस तो नहीं है जो कि आपसे बच्चों को पास ऑन हुई है। और अगर ऐसा नहीं है, कोई मेजर इलनेस नहीं है और सिर्फ हीमोग्लोबिन थोड़ा लो है, जो कि कई बार होता है, तो आप अपना डाइट इम्प्रूव करें। खाने में कई चीज़ें होती है जिसमें कि आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो वाली चीज़ें खाएं। और कई बार हो सकता है कि आपको आयरन के शरबत की ज़रूरत पड़े पीने के लिए। जी जी, तो ये अच्छी बात है। लेकिन डॉक्टर साहब की कामत जी चाहते हैं ब्लड डोनेट करना, और ये भी चाहते हैं कि उनके बच्चों को भी ये कमी ना रहे। तो आप ज़रूर ध्यान दें और जिस तरह से डॉक्टर साहब बोल रहे हैं उस तरह से करें, या किसी को दिखा दें। और अगर कोई टॉनिक जैसा आप कह रही हैं हो सकता है उनको ज़रूरत पड़े। ये हमें मैसेज किया है, लिखने वाले हैं, काफ़ी लंबा मैसेज है इनका। मोहम्मद इम्तियाज़ सलमा बेगम, जवाहर कैंप, कीर्ति नगर, न्यू दिल्ली में रहते हैं। इन्होंने बोला है कि मैं इसका सिर्फ एक सार बता रही हूँ कि काफ़ी लंबा मैसेज है, कि इन्होंने कई बार ब्लड डोनेट किया है और मैं जब मौका मिलता हूँ ब्लड डोनेट करता हूँ। 2008 में मैंने पहली बार ब्लड डोनेट किया था। तो बहुत अच्छी बात है, हमने आपसे बोला था आप लिखें और बताएं, तो और लोग भी आपसे ज़रूर इंस्पायर होंगे। और ये ललित भाटिया जी लिख रहे हैं, उम्र है इनकी 65 इयर्स, अहमदाबाद से। नमस्कार, मैं रेगुलर डोनर रहा हूँ 15/9/2024 तक। शुरुआत में मैंने 1979 से मैं ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। मेरी बहन का ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद से मैं 100 से ज़्यादा बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं आप, बहुत नेक काम कर रहे हैं। और आपकी ये बात सुन के आई एम श्योर कि कई और लोग प्रेरित होंगे। जी बिल्कुल, मोटिवेट होंगे। और हम अगर इस कार्यक्रम को हमारा करने का उद्देश्य सक्सेसफुल हो जाएगा अगर हम कुछ लोगों को मोटिवेट कर पाए, और हमारी उम्मीद है कि बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे। और मैडम ये बताइए कि जैसे एक्सीडेंट के दौरान, हमारे श्रोता भी जानना चाह रहे हैं, मनोहर लाल गांधी जी ने जानना चाहे चाणक्य चौक गाजियाबाद से, कि एक्सीडेंट के दौरान जो पेशेंट है जब अस्पताल ले जाते हैं उसको, तो क्या क्या सावधानी रख सकते हैं जिससे कि ब्लड लॉस मिनिमम हो और मिनिमम उसको चढ़ाना पड़े? देखिए, अगर कभी भी आपको ऐसा मौका लगता है जबकि कोई एक्सीडेंट से पीड़ित कोई पेशेंट मरीज आपको मिले और उसके किसी शरीर के अंग से खून निकल रहा हो, तो सबसे पहले तो उस अंग को जो है, अगर आपके आसपास कोई भी स्प्लिंट के तौर पे कोई भी चीज़ हो या बोर्ड हो थोड़ा सा, कोई भी छोटा सा, वो आप लगा के उसको मतलब सीधा कर दें अगर फ्रैक्चर का हिस्सा है। और अगर कहीं से खून निकल रहा है तो वहाँ पर एक टाइट पट्टी उससे ऊपर बांध सकते हैं, जो कि 10 मिनट का आपको टाइम देगा, 10-15 मिनट का, कि आप पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाएं और वहाँ से खून बहना कम हो जाए। ये यूजुअली हाथ या पैर में इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके लिए आप कोई भी कपड़ा, चुन्नी, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आप उसको टाइट बांध दें, जिससे कि वहाँ से खून का बहाव कम हो जाए और खून की जो लॉस हो रहा है वो कम रहे। बिल्कुल। और इन्होंने साथ में ये भी जानना चाहिए कि क्या जो शुगर और बीपी की दवाई खा रहे हैं वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं क्या? हाँ, ये कर सकते हैं, ऐसा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, लेकिन ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहना चाहिए और शुगर भी कंट्रोल में होनी चाहिए। जी। और एडवोकेट वारिस अली खान, संजय नगर, ऐशबाग, लखनऊ से जानना चाहते हैं कि क्या अल्कोहल लेने वाले ब्लड डोनेट कर सकते हैं? तो वैसे आपने बता दिया है बहुत सारा, लेकिन इंडिविजुअल प्रश्न है। तो नहीं करना चाहिए,
कि आप अल्कोहल लेना ही नहीं चाहिए। हाँ, वैसे तो अल्कोहल लेना ही नहीं चाहिए और वैसे कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, लेकिन हाँ, ब्लड डोनेशन से पहले आपको अल्कोहल, स्मोकिंग ये सब नहीं करना चाहिए। और आपके लिए भी अच्छा है कि आप ना करें, जितना जहां तक इन चीजों से दूर रह सकते हैं अच्छा रहेगा जी। और बहुत सारे आपके प्रश्न आ चुके हैं और अभी भी थोड़ा समय बाकी है, तो आप कुछ पूछना चाहते हैं ब्लड डोनेशन और प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड, आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है तो आप हमें फोन करिए 23421080 23421082 पर और मैसेज करिए 9868107070 पर। सुनिए और सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। रहे ना रहे हम, पर हम अपने कार्यों से अमर हो सकते हैं। और अगर इसी तरह से नेक कार्य हम करें, अपने जाने के बाद हम अपने अंगों का दान करें और जीते जी हम ब्लड डोनेट करके दूसरे की खुशी में शामिल हो सकते हैं, किसी की जान बचा सकते हैं। और आज क्योंकि स्वैच्छिक रक्तदान दिवस है, आज हम बात कर रहे हैं ब्लड डोनेशन पर और साथ ही साथ प्लास्टिक सर्जरी में किस तरह से ब्लड की आवश्यकता होती है। और ये सारी बात हमें बता रही हैं डॉक्टर सुजाता साराभाई, जो एक जानी मानी प्लास्टिक सर्जन हैं। आप कंसल्टेंट हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी सफदरजंग अस्पताल में। तो डॉक्टर साहब, जैसे हमने बात की अभी, कुछ तो थोड़ा आपने बताया, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी में हम ये जरूर जानना चाहेंगे, थोड़ा विस्तार से बताएं कि ब्लड और स्किन किस तरह से इनकी आवश्यकता पड़ती है जिस समय प्लास्टिक सर्जरीज अंडरटेक करती हैं आप। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरत तो मेरे ख्याल ट्रॉमा में पड़ती है, मतलब जिसमें कि मरीज का किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो जाता है, जो कि सिवियर एक्सीडेंट होता है, जिसमें कि या तो मेजर फ्रैक्चर्स होते हैं या चमड़ी का लॉस हो जाता है। उन कंडीशंस में खून की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। या अगर एब्डोमिनल इंजरी हो जाती है, पेट की चोट होती है जिसमें ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। फिर पेशेंट्स आते हैं जिनके मुंह के कई हड्डियों का फ्रैक्चर हो जाता है जिसमें कि खून की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर पेशेंट की सर की चोट है जिसमें कि खून काफ़ी बह चुका है, तभी भी खून की आवश्यकता पड़ती है। जले हुए मरीज जिनकी सर्जरी की जाती है, या तो मतलब एक्सिजनल सर्जरी की जाती है, या जलने के कारण जिनके अंग जुड़ जाते हैं और उनको खोलना पड़ता है, उनमें भी खून की आवश्यकता पड़ती है और चमड़ी की भी आवश्यकता पड़ती है। तो जो एक्सीडेंट के पेशेंट हैं वो भी, और जो जले हुए पेशेंट वो हैं, दोनों पेशेंट्स को जो है चमड़ी की भी ज़रूरत पड़ सकती है और रक्त की भी ज़रूरत पड़ सकती है। जी, हमारे एक श्रोता कुछ जानना चाहते हैं आपसे, फोन लाइन पर हैं हमारे साथ। हेलो। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार। मैं लातूर महाराष्ट्र से गोविंद बंसोड़े बात कर रहा हूँ जी मैडम। जी गोविंद जी बताएं। मेरा सवाल है मैडम जी, आई एम रेटिनेटिक पिगमेंटोसा आरपीटी का पेशेंट हूँ मैडम। आंखों की बीमारी है, मैं ब्लड डोनेट कर सकता हूँ क्या मैडम जी? डॉक्टर साहब से यही पूछना है मेरे को। मेरे ख्याल से आपको ब्लड डोनेट करने में कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। और बाकी जब आप ब्लड बैंक जाएंगे तो आप उन ऑफिसर्स से भी पूछ सकते हैं जो रक्तदान लेते हैं। लेकिन इस बीमारी के लिए रक्तदान ना लेना ऐसा कुछ है नहीं जी। और सबसे अच्छी बात है कि गोविंद जी आप करना चाहते हैं, ये जो आपका एक जज्बा है इसको हम सलाम करते हैं। और बाकी और हमारे जो श्रोता हैं वो सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, वो भी आपसे इंस्पायर हो रहे होंगे। डॉक्टर साहब, सैयद दानिश और मोहम्मद ताहिर पुरानी तहसील जामा मस्जिद रामपुर से हमें लिख रहे हैं कि ब्लड डोनेशन के लिए बॉडी में कितना ब्लड होना चाहिए, क्या कोई इसका मापदंड होता है? इसके लिए हर मरीज का जो भी डोनर होता है उनका हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है, और अगर हीमोग्लोबिन 12 से कम है तो ब्लड डोनेशन उनसे नहीं लिया जाता है। जी। और मुकेश कुमार जानना चाह रहे हैं नई दिल्ली से कि ब्लड हम कैसे बढ़ाएं। वैसे आप बता चुके हैं, क्या कोई जूस पी सकते हैं ताकि ब्लड डोनेट करने से पहले और बाद में दिक्कत ना हो? ये पर्टिकुलरली शायद ब्लड डोनेट करने से पहले और बाद में क्या किया जाए, इस पर जानना चाह रहे हैं। तो यूजुअली जब रक्तदान दे दिया जाता है, कर दिया जाता है, उसके बाद ही पानी और जूस पीने के लिए बोलते हैं, जिससे कि जो ब्लड वॉल्यूम है उसको बढ़ाया जा सके। क्योंकि देखिए, आधा लीटर सिर्फ खून जो लिया जाता है उसके लिए आप अगर पानी मतलब एडिक्वेटली पिएंगे और जूस पिएंगे किसी भी प्रकार का, तो उससे आपका ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और आपको कमजोरी महसूस नहीं होगी। क्योंकि कई डोनर्स होते हैं वो सिर्फ इस नाम से, इस डर से ही कि मैंने तो खून दे दिया, आधा लीटर खून निकल गया, या वो उसी से उनको कमजोरी आ जाती है। लेकिन कमजोरी ना आए इसके लिए ज़रूरी है कि आप फ्लूइड्स एडिक्वेट मात्रा में कंज्यूम करें। जी, पहले भी और बाद में भी? बाद में ज़्यादा जरूरी है। जैसे आपने कहा कि
हमारे जैसे श्रोता हैं इनकी बात से भी, और कई बार हम सुनते भी हैं डॉक्टर साहब कि कुछ मिथ्स होते हैं और वो मिथ्स ऐसे हम पर हावी हो जाते हैं जिसको सुनकर हम उस चीज़ को करने से ही डरने लगते हैं। जैसे कुछ मिथ्स रिलेटेड हैं ब्लड डोनेशन से भी। कुछ तो आपने बताया कि जैसे बहुत नाम से ही उनको लगता है कि शायद बहुत मैं वीकनेस आ जाएगी या मुझे चक्कर आ जाएंगे या मेरी बॉडी में कोई कमी आ जाएगी। तो ये किस तरह के मिथ्स होते हैं और किस तरह से आप उसको जस्टिफाई करेंगी कि ये मिथ्स ही हैं? हाँ, तो देखिए ऐसा है कि सबसे बड़ा मिथ तो ये है कि लोग सोचते हैं कि मैं खून दूंगा तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके शरीर से खून ले लिया गया है तो उनके शरीर में कमजोरी आ जाएगी किसी तरीके की। तो सबसे बड़ा मिथ तो यही है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो भी इंसान खून रक्तदान देता है उसका खून कुछ ही दिनों में वापस बन जाता है और उनको किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है। दूसरी चीज, लोग सोचते हैं कि अगर मैं खून दूंगा तो मुझे कोई बीमारी हो जाएगी, तो किसी भी प्रकार की बीमारी या इन्फेक्शन खून दान देने से नहीं होती है। तीसरी चीज, कई लोग सोचते हैं कि अगर मेरा खून बी पॉजिटिव है और मेरा जो रिलेटिव है अगर वो बी पॉजिटिव है तो उसको मेरा खून चढ़ जाएगा। ये जरूरी नहीं है। एक तो ये कि ब्लड ग्रुपिंग की मैचिंग होनी चाहिए और ब्लड ग्रुप के अलावा और भी कई चीजें मैच की जाती हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आप अपने रिश्तेदार या दोस्त के लिए खून दें तो आप ही का खून उनको लगे जी, क्योंकि उनका मैचिंग जिससे होगा वही खून उनको चढ़ाया जाएगा। जी, जो मिथ्स हैं मैडम ने उसको बताया कि किस तरह के मिथ्स होते हैं। कुछ और मिथ्स भी आपके दिमाग में हो सकते हैं, अगर आप शेयर करना चाहें आप शेयर कर सकते हैं। और हमारी फोन लाइन्स अभी खुली हैं, आप कोई प्रश्न करना चाहें तो 23421080 23421082 पर आप कर सकते हैं। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, और रेडियो डॉक्टर में आज हमने बात करी और अभी भी समय है हम कर रहे हैं, स्वैच्छिक रक्तदान दिवस है आज और इस पर हमने ढेर सारी बात की है। रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड डोनेशन फॉर प्लास्टिक सर्जरीज, और ये सारी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंची है डॉक्टर सुजाता साराभाई के जरिए, जो कि कंसल्टेंट एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में। और डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि किस तरह की मिथ्स हैं ब्लड डोनेशन से रिलेटेड और प्लास्टिक सर्जरी में किस तरह से इस्तेमाल होता है ब्लड का और स्किन का। और साथ ही साथ आपने बहुत अच्छी एक जानकारी दी डॉक्टर साहब कि ये इनके बैंक की आवश्यकता क्यों होती है। जैसे हम ब्लड बैंक, आई बैंक, स्किन बैंक, इनकी बात सुनते हैं, कहीं कहीं पढ़ते भी हैं, लेकिन इनकी आवश्यकता असल जिंदगी में कब और कैसे पड़ती है इसके बारे में आपने अच्छी जानकारी श्रोताओं तक पहुंचाई। एक सवाल हमारे तक पहुंचा है डॉक्टर साहब और आरजे को नमस्कार, क्या प्लास्टिक सर्जरी में ब्लड ग्रुप देखना होता है? ये पूछ रहे हैं वारिस अली खान संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से। देखिए, प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड अगर कोई भी सर्जरी जब करते हैं और हम सोचते हैं कि खून की आवश्यकता पड़ेगी तो हमें मरीज का ब्लड ग्रुप जांच करना पड़ता है, क्योंकि हमें ऑपरेशन से पहले ही उसके लिए ब्लड अरेंज करना पड़ता है, जिससे लेके हमें पता होना चाहिए कि उसका ब्लड ग्रुप अवेलेबल है कि नहीं, और फिर उस हिसाब से जब हम क्रॉस मैच वगैरह करते हैं उस ब्लड को अरेंज करके रखते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी डोनर ने अपने रिश्तेदार के लिए ब्लड डोनेट किया है और वो ग्रुप मैचिंग भी है तो वो ब्लड उसको चढ़ जाएगा, क्योंकि कुछ और टेस्ट होते हैं जिसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि ये इसको मिल जा सकता है कि किसी और का सेम ग्रुप उसे मिल जाए। तो जैसे एक शंका थी एक हमारे लिसनर की कि मैंने ब्लड डोनेट किया तो वो क्यों नहीं चढ़ा, या आपने फिर भी क्यों मांगा? हाँ, तो आपका जो ब्लड होगा जो आपके पेशेंट को नहीं चढ़ा है वो किसी और को चढ़ जाएगा, लेकिन वो इस्तेमाल तो होगा। जी जी। और आपके पेशेंट के लिए जिसका ब्लड चढ़ा है वो उसका यूज हो गया। तो जो भी दान दिया जाता है रक्त का वो किसी ना किसी मरीज के लिए तो इस्तेमाल होता है। और ये एक साइकिल है, जिस साइकिल को चलते रहना है तभी हम दूसरे की मदद कर पाएंगे। तो डॉक्टर साहब, मैं ये जरूर चाहूंगी कि आज के इस विशेष दिवस पर आप क्या कहना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से उन सभी श्रोताओं को जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं कि किस तरह से ब्लड डोनेशन बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ और भी अगर ऑर्गन डोनेशन की बात कर रहे हैं, जैसे खासतौर पर स्किन की भी आपने बात की, तो क्या मैसेज रहेगा आपका? देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी आज, क्योंकि आज रक्तदान दिवस है, ऐसे ही हम लोग स्किन डोनेशन डे या ऑर्गन डोनेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। इन सब दिनों को मनाने का एक ही पर्पस है, और वो ये है कि लोगों को बताया जाए कि जिस तरीके से लोग पैसे का दान करते हैं,
अन्न का दान करते हैं, वो सोचते हैं ये अच्छी चीज़ें हैं करना, दूसरों को फ़ायदा होगा। इसी तरीके से हम सब ह्यूमन बीइंग्स को ये समझना चाहिए, इंसान को, कि भगवान ने हमारी बॉडी को बहुत रिसोर्सफुल बनाया है और हम इसका उपयोग जीते जी और मरणोपरांत दोनों कर सकते हैं। जीते जी मेरा ख्याल रक्त एक ऐसी चीज़ है जिसका दान देके आप कई लोगों की हेल्प कर सकते हैं, और मरणोपरांत भी कई चीज़ें हैं जैसे कि चमड़ी का दान है, कॉर्निया का दान है, या बाकी शरीर के जो अंग हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उनको डोनेट करके हम कई लोगों की जानें बचा सकते हैं और बहुत उनको फ़ायदा हो सकता है इससे। जी जी, बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने बोली यहाँ पर, और बहुत सारे हमारे श्रोता ज़रूर प्रेरित होंगे आगे डोनेट करने के लिए। चलते चलते थोड़ा समय है, ये एक मैसेज हमारे पास पहुँचा है और एक परेशानी या कहें कंफ्यूजन है हमारे श्रोता के दिमाग में, तो हम चाहेंगे दूर हो जाए। इन्होंने लिखा है कि क्या महिलाएं भी उसी तरह से ब्लड डोनेट कर सकती हैं जैसे पुरुष कर सकते हैं, कि कोई डिफरेंस होता है दोनों के बीच में? नहीं, बिल्कुल सेम है। जो क्राइटेरिया है डोनेशन का, ब्लड डोनेशन का, आदमी और औरत के लिए सेम है। हीमोग्लोबिन दोनों में 12 से ऊपर होना चाहिए और वजन 45 किलो से ऊपर होना चाहिए। तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि डिफरेंस है आदमी और औरत में ब्लड डोनेशन के लिए। जी, तो बहुत अच्छी आज फ्रूटफुल बातचीत हमारी हुई डॉक्टर सुजाता साराभाई से, और आप कंसल्टेंट हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी सफदरजंग हॉस्पिटल में, न्यू दिल्ली में। और हमने बहुत सारी बात की, ब्लड डोनेशन के मिथ्स भी आज दूर हुए हैं, और प्लास्टिक सर्जरी में क्यों रिक्वायरमेंट होती है ब्लड डोनेशन की, किस तरह से इसको यूटिलाइज किया जाता है, ये सारी बात डॉक्टर साहब ने आप तक पहुंचाई। तो डॉक्टर साहब, आप समय निकाल कर यहाँ पर आई, स्टूडियो में आई और रेडियो डॉक्टर में आप शामिल हुई, इसके लिए हम तहे दिल से आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और बस अब कार्यक्रम को समेटने का समय है, तो आप इसी तरह से इस नेक कार्य में लगे रहिए, रक्तदान कीजिए, किसी की जिंदगी बचाइए, दूसरों के बारे में भी सोचिए, और खुश रहिए, सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर, सुनते रहिए FM रेनबो। स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।